आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार देवी और सज्जनों। गुड इवनिंग, वेलकम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन शानदार अल्टीमेट सेशन में। बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बेटा? चलिए, तो बेटा मेंसुरेशन में आपने 2D का पार्ट बचा काफी हद तक सीखा। पॉलीगन की जानकारियां बेटा आपने पढ़ी। देखो उसमें हमने एक शेडेड वाला पार्ट आपका भी ड्रॉप करवाया है, वो अभी आप उसको मत करो क्योंकि पेपर में आजकल उनके सवाल नहीं आ रहे। फिर भी अगर आपको लास्ट में लगता है कि करना है तो लास्ट में उसको दोबारा पढ़ लेंगे, चिंता की बात नहीं है। आज से बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेंसुरेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 3D। बच्चों अभी तक जो आपने आकृतियां पढ़ी ना वो होती हैं 2D आकृतियां। 2D में आपने जैसे ट्रायंगल पढ़ा, 2D में आपने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में कई प्रकार की चीजें बनती हैं, चाहे वो स्क्वायर था, चाहे रेक्टेंगल था, चाहे ट्रेपिज्म था, पैरेललोग्राम था। फिर आपने सर्किल के बारे में सीखा और लास्ट में बच्चों आपने पढ़ा पॉलीगन। ये सब बातें बेटा आपने इस क्लास में अब तक पढ़ी। और अब दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं 3D वाली बातों पर। 3D की बातें बेटा इसके बाद हम करेंगे। 3D कंसेप्ट क्या है इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा नाम से स्पष्ट है 3D। डी का मतलब यहां पे है डायमेंशन, मतलब एक ऐसी आकृति जो त्रिविमीय है, 3 दिशाओं की ओर चलती है। यानी आप कह सकते हैं जी इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है। इनकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ये जो आकृति बेटा इस प्रकार की बनती है इसे हम बोलते हैं सर 3D फिगर। जैसा कि बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ऐसा देखो मैंने आपके सामने बच्चों ये आकृति बनाई है और अगर आप गौर से देखो ना तो इसमें अगर मैं ये वाली साइड आपकी लंबाई L मान लूं, ये साइड आपकी चौड़ाई B मान लूं, तो क्या बच्चों एक आपकी हाइट भी है ना, एक आपकी ऊंचाई भी है ना। तो 3D फिगर बच्चों क्या होते हैं, 3 साइड में चलती हैं। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों प्रकार की आकृतियां यहां काम करती हैं। दोस्तों 3D फिगर में आपके सामने कौन कौन सी आकृतियां बनेंगी? एक आकृति बेटा हम लोग पढ़ेंगे घन, जिसे हम बोलते हैं क्यूब। आजकल पेपर में इनके सवाल बहुत इजी आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें आ रही हैं बेटा। घनाभ। एक बच्चों आपको इसमें पढ़ना है सिलेंडर, जिसे हम बोलते हैं बेलन। ये सब बच्चों 3D आकृतियां हैं। चौथी आकृति पढ़ेंगे बेटा कोण, जिसे हम बोलते हैं शंकु। एक आकृति हम पढ़ेंगे बेटा स्फीयर, जिसे हम बोलते हैं गोला। एक आकृति बनेगी हेमिस्फीयर, जिसे बोलते हैं अर्धगोला। एक बच्चों आकृति बनेगी फ्रस्टम, जिसे हम बोलते हैं छिन्नक। एक आकृति बनेगी प्रिज्म और लास्ट बच्चों आकृति बनती है पिरामिड। ये इतनी आकृतियां दोस्तों पढ़ने का पॉइंट है 3D फिगर में। अब देखो इन सब पर आकृतियों में पॉइंट क्या क्या बनते हैं बेटा, इन सब में चीजें क्या क्या बनती हैं। तो आपके जो सवाल बनते हैं ना, देखो इसमें पेरीमीटर का सवाल नहीं बनता, या तो इनमें सवाल बनता है इनके वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब कि आयतन, कि इनका आयतन कितना है, आयतन की बात होती है बच्चे। या इसका होता है सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चीजें आपको यहां याद करनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, एरिया कैसे याद करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, कौन कौन सी आकृति में किस किस प्रकार की बातें काम होती हैं, ये सारा बच्चों इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये सारा काम इस पर करने वाले हैं। तो 3D फिगर बेटा कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, एक्चुअली ये फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड कहानी है। आपको फॉर्मूले से बातों को समझना है और उन पर आपको कंप्लीट अपना ध्यान लगाना है। तो आज की क्लास में बेटा जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है बच्चों क्यूब। आज मैं आपको सबसे पहले बच्चों क्यूब और क्यूबॉइड के जो बेसिक से कंसेप्ट बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे, उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पहली बात बच्चों आपसे मुझे ये बता दो जी, क्यूब आपने कभी जीवन में देखा होगा बेटा। क्यूब कैसी फिगर होती है, क्यूब कैसी आकृति होती है? तो आप ये बताएंगे सर क्यूब एक ऐसी 3D फिगर होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में बराबर होती है। एक ऐसी बच्चों मैं त्रिविमीय आकृति बना रहा हूं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एवरीथिंग शुड बी इक्वल, सब चीजें बेटा बराबर हैं, सब चीजें बराबर हैं ऐसा। तो ये मैंने आपके सामने एक ऐसा बच्चों घन बना दिया। अगर ये वाली बात समझेंगे तो बेटा इसमें
लंबाई मान लो इसकी a है, चौड़ाई भी दोस्तों इसकी a है, और हाइट भी मान लो इसकी a है। तीनों साइड बच्चों बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस आकृति का नाम क्या बन जाता है बच्चों? घन। इसे हम बोलते हैं क्यूब। तो क्यूब का मामला क्या है? अरे बतियाओ मत रे, ये 2-3 बालक हैं, ये पता नहीं कौन कौन क्या इनकी कहानी चल रही है। अरे शांत हो जाओ रे भाई, पढ़ना तो क्लास को पढ़ लो, इस प्रकार माहौल खराब मत करो प्लीज। सुनो बेटा, क्यूब में देखो, क्यूब में अगर मैं बात करूं ना बेसिक बातों की, तो आपको यहां कुछ समझना होगा कि साइड सारी मान लो इसकी मैंने ए ए मान ली। अब प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट इस क्यूब का बनता है, पहला फॉर्मूला बनता है, वो होता है सर एरिया। एरिया से मेरा मतलब बच्चों, एरिया में ना दो प्रकार के सवाल बनते हैं। एक होता है बच्चों एलएसए। एलएसए को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, या बच्चों इसका मतलब होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये सर पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, ये सुनिएगा। लेटरल सरफेस का एरिया क्या होता है? जैसे दोस्तों देखो, आपको चीजों को ढंग से समझना है, समझाने के लिए मैं काम कर रहा हूं तुम्हें। जैसे कि बच्चों देखो, आप मेरे पास गौर करना, दिस इज अ क्यूब। ये बच्चों मेरे पास एक क्यूब है, और मैं इस क्यूब में देखूं ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। आप इसे किसी भी साइड से देखेंगे बेटा, आप इसको किसी भी साइड से देखेंगे ना, तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल दिख रही है। अब सपोज कीजिए मैंने इस क्यूब को ऐसा बच्चों यहां रखा बेस पे, तो जो एकदम फ्रंट आपके एकदम सामने आपके फेस आ रहा है बच्चों, क्या आपको ये स्क्वायर दिख रहा है? अगर मैं एकदम सामने आपको बता रहा हूं आकृति, एक स्क्वायर दिख रही है। देखो अब ऐसा ही बच्चों, ऐसा ही सरफेस आपको स्क्वायर इधर भी दिखेगा, ऐसा ही स्क्वायर इधर भी दिखेगा, ऐसा ही स्क्वायर इधर दिखेगा। एक टॉप और एक बॉटम है। देखो जहां मैंने हाथ रखे हैं बच्चों, जहां मैंने अपने हाथ रख लिए, टॉप और बॉटम छुप गया। अब इसके बीच में जो ये एरिया बच गया ना बेटा, इसके बीच में जो एरिया बच गया ना, ये आपका होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि मेरे इस क्यूब में 6 सरफेस थे, है ना, 6 सरफेस है पूरे। मैंने अगर दोस्तों एक बेस और एक टॉप को छुपा दिया, ये लो, ये दो आकृतियां मैंने छुपा दी, तो आपके सामने सरफेस कितने आए? 4। अच्छा, प्रत्येक एरिया स्क्वायर शेप में बेटा, प्रत्येक एरिया स्क्वायर शेप में है ना, और स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं, स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं सर ए स्क्वायर होता है। तो अगर कभी मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं ना, दिस विल बी 4a स्क्वायर। अगर बच्चों आपका कमरा है, जिस रूम में आप बैठे हैं, मान लो वो एक वर्गाकार कमरा होता बेटा, मान लो वो एक वर्गाकार कमरा होता, एक स्क्वायर शेप में कमरा होता पूरा, तो आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का मतलब उसमें छत भी नहीं है, उसमें फर्श भी नहीं है, इन दोनों को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, तो बाकी जो चारों वॉल्स बच गई वो होगा लेटरल सरफेस एरिया। यानी लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि टॉप एंड बॉटम को छोड़ दो। एक्सपेक्ट टॉप एंड बॉटम, आप टॉप को कंसीडर मत करो और बॉटम कंसीडर मत करो, तो बाकी जो एरिया बच गया उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एलएसए। आगे कभी हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे ना, तो इसको एलएसए डिनोट करेंगे, एलएसए से बताएंगे ये होता है बच्चे। अच्छा देखो, पार्श्व पथ क्या होता है? एक स्क्वायर शेप में, मतलब एक सपाट सतह है। जैसे इसका ये तुम्हें दिख रहा है एरिया, तो ये सपाट है, मतलब ये घुमा हुआ नहीं है, ये एकदम प्लेन है। अगर यही घुमा हुआ होता है ऐसे, तो इसको मैं बोलता कर्व सरफेस एरिया, फिर वो सीएसए बन जाता। उसकी बात आगे बताऊंगा सिलेंडर के टाइम पे, चिंता नहीं है। दूसरा बच्चों एरिया बनता है टीएसए। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया से आपका क्या मतलब है? भैया सारे सरफेस जोड़ दो, यानी पहले आपने टॉप और बॉटम छोड़ दिया था, अब इनको भी मिलाओ। बेटा इनको मिलाओगे तो मेरे पास इस क्यूब में टोटल दिख रहे हैं 6 सरफेस। 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस का मतलब टीएसए बन गया 6a स्क्वायर। अगर किसी भी घन में बच्चों मैं आपको एलएसए की बात बताऊं, लेटरल सरफेस एरिया, तो आप बोलिएगा 4a स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? 6a स्क्वायर। यानी आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं ना सर, एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेसिस, यानी आधारों के क्षेत्रफल। आधार कौन सा? टॉप और बॉटम का। टॉप और बॉटम को जोड़ दीजिए, टॉप और बॉटम को जोड़ दीजिए। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? ठीक है जी। अब दोस्तों मैं देखो अगली बात करता हूं जी, वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन का मतलब कि अगर मैं इसमें कोई पानी या मान लो कोई लिक्विड या कोई ठोस डालूं, तो कितनी मात्रा इसके अंदर आ सकती है, इसकी मात्रा कितनी आ सकती है, दैट विल बी साइड का क्यूब। दैट विल बी साइड का क्यूब। बेटा साइड का क्यूब मतलब भुजा का घन कर दीजिए। ये इस क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये इस क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ऐसा। ठीक।
अब ये जरा बात को समझना, इस बात पे बेटा तुम्हें मीटर में और लीटर में चीजें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। बेटा जो आपके महान लोग थे गणितज्ञ, जो चीजों पे रिसर्च करते थे, उन्होंने मीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ना एक दिन सोचा। क्या करा इन्होंने बच्चों एक ना घन बनाया। घन कैसा बनाया कि 1 मीटर इसकी लंबाई ले ली और 1 मीटर बच्चों इसकी चौड़ाई ले ली और 1 मीटर इसकी ऊंचाई ले ली। फुर्सत में बैठकर एक दिन मिस्त्री से घन बनवाया ऐसा कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई। आप भी कभी घर पे ट्राई करना, फुर्सत में बैठे हो तो। बच्चों इसका जो वॉल्यूम आना चाहिए ना, इसका जो वॉल्यूम आना चाहिए, ये आना चाहिए बेटा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब। भैया आपने बताया साइड का क्यूब होता है। अब सर साइड तो अपने पास एक है, साइड तो एक है, साइड में एक है, तो एक में मतलब बेटा 1 मीटर क्यूब हो गया, 1 मीटर क्यूब हो गया। ठीक, इसको हमने पानी से भरा, इसको हमने पानी से भरा। तो जब बेटा उन्होंने पानी से भरा ना, तो इसमें 1000 लीटर पानी आया। इसमें दोस्तों 1000 लीटर पानी आया। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कभी तुम्हें वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया जाए ना, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर के बराबर होता है। आगे आगे सवाल बनेंगे, उसमें ये आ जाएगा कि इस टंकी है, इस टंकी में कितना पानी आएगा, तो ऑप्शन लीटर में होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू जो होती है ना, 1 मीटर क्यूब वो 1000 लीटर के बराबर होगा। 1000 लीटर का मतलब 1000 लीटर। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, 1 मीटर क्यूब को क्या मैं 10 की पावर 3 लीटर कह सकता हूं? क्या मैं इसको 10 की पावर 3 लीटर कह सकता हूं क्या? हाँ। अच्छा थोड़ा सा और बताओ, क्या मैं बच्चों 1 लीटर की बात करूं, 1 लीटर में यानी ये 1000 इसके बटा में ले जाऊंगा, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब भी कह सकते हैं क्या? क्या हम 1 लीटर को 10 की पावर -3 भी कह सकते हैं? -3 का मतलब है ये 1/1000 है। इस प्रकार आपको चेंज करना आना चाहिए। कभी फ्यूचर में कभी सवाल बनेंगे, फ्यूचर में क्या आज ही बन जाएंगे, आपको आइडिया पड़ जाएगा कि अगर मैं कभी मीटर क्यूब को लीटर में बदलूंगा ना, तो इस बात का यूज करूंगा, इस जानकारी का इस्तेमाल करूंगा। ये बात आपको सबको समझ में आई? और बच्चों तुम्हें यह भी पता है क्या, किसी बच्चे को यह बात पता है कि सर 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर भी होता है? 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है सर। 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अच्छा अगर मैं यहां मीटर का क्यूब कर दूं, बेटा मैं अगर मीटर का क्यूब कर दूं, तो ये 100 का भी आपको क्यूब करना पड़ेगा ना, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। भाई दोनों साइड में क्यूब करोगे, अब वो तो एक का क्यूब एक होता है, मीटर का मीटर क्यूब हो गया। 100 का मतलब 100 की क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। मैं ये भी कह सकता हूं बच्चों, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये डेटा अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो आप है ना सर 1 लीटर को हम 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। यानी 1 लीटर को बच्चे आप 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हो। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि कभी आगे चलकर मान लो आपको घन की भुजा सेंटीमीटर में दे दी जाए, तो सेंटीमीटर से भी आपको चीजें बनानी आनी चाहिए। 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर, ये ध्यान रखना बेटा, 1 लीटर जो आता है ना, 1 लीटर, इसको दो प्रकार से कह सकते हैं, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 लीटर को मैं ये भी कह सकता हूं 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों बातें आपको समझ में आई क्या? ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए क्या? घन में अक्सर ये बातें मिलती हैं, और घनाभ में तो बहुत मिलती हैं बेटा। क्यूबॉइड में तो इस प्रकार के सवाल तुम्हें बहुत दिए जाते हैं, चिंता की बात नहीं है, ये बातें जान लेना। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं क्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। एक भैया थे, हमारे दोस्त थे, उनका नाम था यूलर थ्योरम। वो यूलर भैया एक कानून देकर गए, एक नियम देकर गए, और नियम ऐसा फर्जी कि हर बच्चे बच्चे को पता है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात होती नहीं है। दोस्तों मैं आपके सामने देखो एक ऐसा घन बना रहा हूं। ये बताओ जो सामने मैंने आपकी आकृति बनाई है, क्या बच्चों एक एक घन है, एक एक क्यूब है? बेटा किसी भी तुम क्यूब की बात करो ना, तो क्यूब के जो सरफेस होते हैं, फलक, क्यूब के जो सरफेस होते हैं, फलक होते हैं, क्या बच्चों 6 होते हैं क्या? 6 फलक। देखो मेरे पास ये क्यूब है, मैं लेके आऊं आपके लिए मार्केट से नया खरीद के। तो इसमें देखो 6 सरफेस है, इसमें देना 6 सरफेस है। आप इसको घुमा के देखोगे सारे साइड में, तो 4 दीवारें, एक छत, एक फर्श, टोटल इसमें 6 सरफेस है। 6 ना बच्चों? आप कहना सर इसमें वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स को बोलते हैं हिंदी में शीर्ष।
बेटा सरफेस को हिंदी में बोलते हैं फलक। वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स कितने होंगे सर? वर्टेक्स इसके होंगे 8। 8 कहां होते देखो बेटा, अगर मैं इस क्यूब को यहां देखूं ना बेटा, तो मेरे को इस साइड में इनके 4 वर्टेक्स दिख रहे। देखो जहां मैंने अपनी बेटा 4 फिंगर रखी है, देख रहे हो? मेरी एक फिंगर फ्री है, या मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, 1 2 3 4, ये देखो भैया मैंने 4 फिंगर यहां मैनेज कर लिए हैं और 4 फिंगर मैंने यहां मैनेज कर लिए हैं, तो मेरे क्यूब के सारे वर्टेक्स कवर हो गए। तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं? आप कहोगे जी 8। तो वर्टेक्स की बात की जाएगी, शीर्ष की बात की जाएगी, तो 8 होंगे। सर अगर एजेस की बात करेंगे, एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारा। किनारे घन में होते हैं बेटा 12। आप ये भी काउंट करो। एजेस क्या, सुनो, ये मेरा क्यूब है, तो ये जो जगह है ना, ये जो जगह है इधर वाली, ये मान लो ये फ्रंट वाली, जहां मैं इस समय अपनी फिंगर टच कर रहा हूं, ये इसका और इसका मिलन पॉइंट है, इसको बोलते हैं एजेस। ये भी एक एजेस है, ये भी एजेस है, ये भी एजेस है, ये सारे बच्चे होते हैं एजेस। तो एजेस किसी भी घन के 12 होते हैं बेटा, एजेस किसी भी घन के 12 होते हैं। अब एक भैया थे यूलर वाले भैया, इन्होंने एक नियम दिया, इसको बोलते हैं यूलर्स रूल। क्या नियम बताया? ये कहते भी ऐसी कोई भी सपाट आकृति हो, गोल घुमाव वाली नहीं, सपाट, मतलब जिसमें ये सब एरिया ना आपको प्लेन दिखे, प्लेन दिखे, सपाट दिखे। मतलब जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप ये समझो मेरे पास ये फिगर है, अब देखो इसमें सरफेस ज्यादा है ना बेटा, इसमें सरफेस ज्यादा है ना, लेकिन इसका हर एरिया ना आपको देखो सपाट दिख रहा है, देख रहे हो? आप ये एरिया देखोगे एकदम प्लेन, बगल का एरिया एकदम प्लेन, सब एरिया प्लेन दिख रहे हैं, तो ये भी यूलर थ्योरम को फॉलो करता है। इन्होंने क्या बताया था बच्चों, क्या नियम दिया था? इन्होंने सिंपल सी बात बताई, बहुत बेसिक सी बात बताई, कह रहे वर्टेक्स और सरफेस को जोड़ लो, एजेस कम कर दो, तो आपको रिजल्ट हमेशा 2 मिलेगा। भाई आपको चिंता नहीं है, आपको रटना नहीं है, तुम्हें ये बात पता लग रही है, 8 6 14, 14 में से 12 गए 2, बस इतना समझ लेना कि मेरे को एरिया जो टोटल रिजल्ट है 2 के इक्वल चाहिए। तो यूलर भैया ने हमको क्या बताया कान में आके, वो कहने लगे किसी भी सपाट आकृति के लिए वर्टेक्स और सरफेस को जोड़कर उसमें से आप एजेस घटाओगे तो रिजल्ट हमेशा 2 आएगा। ये नियम केवल क्यूब के लिए नहीं है, ऐसी कोई भी सपाट आकृति हो सबके लिए नियम हेंस प्रूव्ड है, हंस सबके लिए नियम चलेगा, ऐसा सबके लिए रूल सेम है। ये बात आपको समझ में आई? सुनो अब देखो बेटा क्या होता है, एक आखिरी पॉइंट तुम्हें और समझना है, वो होता है जी क्यूब का डायगोनल। ये होता है बेटा क्यूब का डायगोनल, इसे हम बोलते हैं क्यूब का विकर्ण। क्यूब के विकर्ण का क्या फॉर्मूला है सर? क्यूब के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, √3a, √3a। ए का मतलब साइड है बच्चों, ए का मतलब साइड है। और देखो डायगोनल पता है ऐसी आकृति होती है जो एक कोने से सामने वाले विकिरणवत दूसरे कोने को मिला। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं ना, तो यहां से जो ये ऊपर वाले पॉइंट को मिलाएंगे, ये जो रेड वाली आकृति आपने मिलाई है ना, इसका नाम होगा बच्चे, इसका नाम होगा डायगोनल। थोड़ी बात को समझना, मैं तुम्हें टेक्निकल चीजें बताने की प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बात 3D की है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे। ये जो ग्रीन वाला एरिया बना रहा हूं, ग्रीन वाला एरिया, क्या ग्रीन वाले एरिया का मतलब √2a होगा क्या? ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये बन गया √2a, ये बन गया √2a। सर इसका मतलब ये बात देखो, यहां भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा, 3D है, इसको एंगल बड़ा मत समझना, ये सपाट सतह थी, बीच से आप बनाओगे एंगल 90 डिग्री का, ये साइड √2a, ये साइड a, तो ये साइड भी आ गई √3a। तो डायगोनल ज्ञात करने का तरीका ऐसे होता है, पाइथागोरस का यूज करके बनाया जाता है बेटा, पाइथागोरस से ये बातें काउंट होती हैं। क्या बताओ जी, क्यूब के बारे में आपको बातें समझ में आई? पहली बात, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a², क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6a², क्यूब का वॉल्यूम होगा a³। अगर हम लीटर को मीटर में या लीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो जानकारी मैंने आपको बता दी, 1 लीटर की वैल्यू 10⁻³ मीटर क्यूब या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, डेटा के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। क्यूब में सरफेस होते हैं 6, फलक होते हैं 8, किनारे होते हैं 12। तो यूलर भैया का नियम क्या था कि वर्टेक्स और सरफेस को जोड़ोगे, एजेस घटाओगे, रिजल्ट 2 मिलेगा। और डायगोनल आता है बच्चों √3a। डायगोनल के बारे में जानकारी है √3a। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या? कहां गया क्यूब? ये पता नहीं डायग्राम क्यों मिट जाता है यार। सुनो, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है रे भाई, वो गलती से ऐड हो गया, स्टाफ से गलती से ऐड हो गया। वो क्या कि हमारे स्टाफ वाले भी ना थोड़े आजकल चीज़ों को भूलने लग गए हैं, क्योंकि इतने सारे बैच चल रहे हैं अपने, कोई प्रैक्टिस बैच चल रहा है, कोई यूट्यूब का बैच चल रहा है, तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि भाई ये ना शीट वो बनाना, ये वो बनाना, ऐसे। ये फाउंडेशन बैच की बात है। हालांकि मैं अपने स्टाफ को पूरे निर्देश देता हूं कि भाई ये काम ऐसे ऐसे करना,
जैसे भी ये देखो, आज मैं बताऊं तुम्हें, ये देखो आज सुबह आते ही मैंने स्टाफ को ये मामला चिपकाया था। आज सुबह आते ही 22 मई, कमलेश जी का काम क्या है, स्पेशल क्लास की पीपीटी बनानी है, सिविलिज्म की पीपीटी बनानी है, अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनाओ और ये बनाने हैं फुल पेज पे। राजेश जी का काम दे दिया मैंने, क्यूब एंड क्यूबॉइड पीपीटी पीडीएफ बनाओ, ट्रेन की इवेंट बनाओ, बोट एंड स्ट्रीम का बनाओ अगले पेज के लिए। ऐसे एक बंदे को और काम दे दिया योगेश जी को कि आपको इन पे पीपीटी बनानी है। ऐसा सारी पीपीटी सारा काम उनको दे दिया जाता है ताकि अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे, नई नई चीजें मिलती रहें, इनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, है ना। आगे मिलते हैं बच्चों। अब दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, सुनिएगा। घन और घनाभ में कुछ इजी इजी प्रकार की बातें आपको बता रहा हूं। देखो ऐसे मैं आपको सवाल बता रहा हूं, बहुत इजी सवाल है ये वाला। अब अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, कौन से वाला, कि वर्टेक्स में अगर सरफेस जोड़ दोगे माइनस एजेस कर दोगे तो हमेशा रिजल्ट 2 मिलता है। ये रिजल्ट 2 मिलता है। सबको सैलरी आप पे करते हैं, और कौन करेगा राजन, आप थोड़ी करोगे, मैं ही करूंगा भाई। जब मेरे लिए काम करते हैं सैलरी मैं ही दूंगा। सवाल में कहा जी 12 कोने, मेरा 12 वर्टेक्स है, सरफेस मुझे पता नहीं कितने हैं, लेकिन बच्चों एजेस इसके दिए हुए हैं 30, तो आप मुझे बताओ इसके सरफेस कितने थे। क्या सवाल में केवल वैल्यू पुट करनी है। आप कहना सर s माइनस 18 बराबर 2, और s की वैल्यू दोस्तों, s की वैल्यू आ जाएगी 20। अब इस सवाल में ना तो आपको डायग्राम बनाना है, ना किसी बात को साबित करना है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जानकारी इस प्रकार काम करेगी, ऐसे इसको बनाना है, ऐसे इस बात को समझना है। अब सवाल बच्चों आपके पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिक्स हैं, सब चीजें आपको अलग अलग प्रकार से देखनी है। घन के विकर्ण की लंबाई मैं जानता हूं a√3 होती है। आपने कहा सर 6√3 है, तो घन की भुजा कितनी आ गई, घन की भुजा 6 आ गई बच्चों। पेपर में आजकल इस लेवल के सवाल मिलते हैं। देखो मैं यहीं पे आपको सब बातें बता रहा हूं। अगर मैं इसी घन का टोटल सरफेस एरिया पूछता ना, तो 6 इंटू ए स्क्वायर 36 बनता, 216 बनता। अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम भी आपके सामने 216 ही बनता। तो ये पॉइंट आप याद रखना बेटा, ये एक स्पेशल केस होता है कि अगर किसी घन की भुजा 6 होती है ना, तो उसका टीएसए और उसका वॉल्यूम बराबर होता है। ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। क्या क्या सवाल आया था कि एक ऐसा घन जिसका वॉल्यूम और उसका टोटल सरफेस एरिया बराबर है, उसकी साइड बताओ, साइड बताओ। तो आपको ये बात पता है 6 आएगी। ये बात इसी जगह संभव है और कहीं संभव नहीं है। अगर मैं लगाऊं बेटा फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। आप कहना सर a स्क्वायर से एक पावर कट गई, क्या a का मान 6 आ गया ना, ऐसे कह सकते हो। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि a अगर 6 ना, तो ये कंडीशन पॉसिबल है और कोई बात तो संभव नहीं है। घन का आपको विकर्ण दिया हुआ है √27। घन का बच्चों आपको दिया हुआ है विकर्ण, अरे a√3 की वैल्यू आपको दी हुई है, रूट में 27 है, क्या इसको 3√3 कह सकते हो। हाँ एक ही बात है सर, √3 कैंसल आउट, a का मतलब 3 है। बच्चों बताओ घन का आयतन कितना आ गया, घन का आयतन आ गया 27। बच्चों इस टॉपिक के ना 90% क्वेश्चन इजी प्रकार के बनते हैं, 10% होते हैं ऐसे खौफ वाले बेकार बेकार से सवाल कि घन के अंदर वो डाल दिया, इसमें वो कर दिया, ऐसा वो कर दिया। लेकिन पेपर में आजकल का जो लेवल है, बहुत इजी इजी प्रकार की चीजें आ रही हैं दोस्तों। सुनो, एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है। ये सवाल तुमको नहीं करना, 8 का क्यूब 512। ये क्वेश्चन सीजीएल के पेपर में है दोस्तों, आप देख लो पेपर का लेवल कितना हाई क्लास चल रहा है आजकल। घन के विकर्ण, देखो इसका सरफेस एरिया पूछा है, मेरी बात ध्यान देना। अगर तुमको सरफेस एरिया बोले ना, लेटरल और टोटल वर्ड ना दे, तो मान लेना ये टीएसए की बात होती है हमेशा। अगर वो केवल सरफेस एरिया कहता है ना, तो ये अंडरस्टूड है कि वो टोटल की बात कर रहा है। बच्चों इसमें ए का मान आएगा 8, तो 6a स्क्वायर की वैल्यू करोगे, 6 गुना में करना पड़ेगा 64, 384 आपके सवाल का उत्तर। स्टार्टिंग के सवाल बहुत प्यारे प्यारे हैं, ताकि आपको इन बातों में दिक्कत नहीं आए। क्या इस सवाल का उत्तर सी मान लिया जाए, क्या मुझे इसमें कुछ लिखने की नीड है, क्या सी क्यों आएगा। आप कहना जी घन का आयतन अगर a क्यूब 1331 है, तो सर a का मान तो यकीनन विद गारंटी डेफिनेटली 11 रहा होगा, और डायगोनल 11√3 आता है। ये पेपर के पूछे हुए सवाल है, मैंने अपने घर नहीं बनाए, ये सवाल बनाए हैं एसएससी वालों ने, उन्होंने तो दिए थे हमको कि अब बच्चों को ये सवाल करवा देना। एक घन का आयतन 64 है, साइड रही होगी 4, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर 96 आपके सवाल का उत्तर है। हंसते खेलते करते जाओ, चिंता मत करो, आगे आगे बातें अच्छी भी आएंगी। ये तो इनिशियल है, अभी कहानी शुरू हुई है। लेकिन समझो क्वेश्चन सीएचएसएल के, सीजीएल के सारे प्रकार के सवाल ये हैं। एक घन का विकर्ण, विकर्ण का वर्ग 2175 मीटर,
ये डायगोनल है ना, डायगोनल का बच्चों स्क्वायर है 2175। तो पहले आप इसका डायगोनल निकालेंगे, रूट लेंगे, रूट लेंगे, एक बार 25 से काट लूं। अगर मैं एक बार 25 से काटने का प्रयास कर लेता हूं, तो 25 से काटोगे 25 8 200, 17 7 175, ये कटेगा। अरे मैं अगर इसको 25 से काटूंगा तो 25 8 200 175, 25 7 हो गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें कुछ और फैक्टर हो सकते हैं क्या? ये तो 29 दिया 87 है, 5√87 आ रहा है 5√87। हाँ, ये डायगोनल जो ना, अब ये 87 को क्या आप अपनी मर्जी से ऐसा कह सकते हो क्या कि रूट में 29 भी है, रूट में 3 भी है? अरे बोलते जाओ भाई, 29 या 87 होते हैं। तो आपकी साइड होती है a√3 बराबर इतना। सर अगर मैं भुजा पूछूंगा ना, भुजा, तो भुजा आएगा 5√29। और जिस बंदे को भुजा मिल गई वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात क्यों नहीं कर सकता? सर ये बनेगा 6a²। 6 अपने को सवाल में है, a स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 29। आगे काम तुम्हें करना है, इतना काम तो कर लोगे बेटा। ये सवाल छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, होमवर्क करके कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क के लिए आयतन इतना है बच्चों, साइड का मतलब आएगा 18, आगे 6a² करना है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ये वैल्यू दी गई है 6a² की 96। ये 6 बार कटेगा, a की वैल्यू 4, वॉल्यूम पूछा गया 64 आ गया बच्चों। क्या घन के सवाल बहुत टफ है, बहुत मुश्किल चल रहा है मामला? ये 1176 तुम्हें पता है 34 का सॉरी एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, 6a² की वैल्यू है 1176। 6 से पहले काटना पड़ेगा, 5 7 6 9 54 196, a आएगा 14, और 14 का क्यूब कितना होता है? अरे नहीं रे भाई, ए आंसर कैसे आ जाएगा? डी आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ना फॉर्मूले पे जानकारियां पढ़नी आनी चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, डायगोनल क्या होता है, चीजों को आपस में रिलेट करना सीखो बेटा। सुनो, अच्छा एक बात और सुनना तुम बेटा, क्या होता है ना 3D फिगर्स में, हमारे पास 3D फिगर बहुत सारी आएंगी। जैसे मान लो मेरे पास ये एक क्यूब है, ये भी एक 3D फिगर है। और आपको बताऊं 3D फिगर कैसी होती है, देखो मैं लाया आपके लिए समझाने के लिए। जैसे बच्चों ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर कहां हो गया भाई, ये सिलेंडर है, इसका नाम क्या होता है? बेलन। तो ये जो इस प्रकार की आकृति होती है ना, इसका नाम होता है बेलन बेटा। ये भी एक 3D शेप है। कोण मतलब शंकु, शंकु होता है बेटा ऐसा, जो देखो ऊपर से नुकीला है, ऊपर से नुकीला है ये, और ये इस प्रकार की आकृति है ना, इसका नाम है बच्चों शंकु, इसका नाम है कोण। या बच्चों मैं बताऊं आपको गोला, स्फेयर। स्फेयर कैसा होता है? लाइक इस टाइप का बॉल जैसा। ये जो बॉल अपने पास है ना, ये एक स्फेयर है, ये एक गोला है बेटा, गोला। इसी प्रकार बच्चों मैं आपको बताऊं एक अर्धगोला, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये होता है, अगर एक गोले को बीच में से आधा काट दिया जाए तो जो ये शेप बनती है ना, ये होता है बेटा हेमिस्फेयर, इसे बोलते हैं अर्धगोला। अगर कभी आप बात करो ना क्यूबॉइड की, तो ऐसा होता है क्यूबॉइड। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल नहीं है, पर ऐसी आकृति पूरी बराबर है। तो ये सब 3D आकृतियां हैं बेटा, ये सब क्या है? 3D आकृतियां हैं। और देखो ऐसे आगे पढ़ाने के लिए ना मेरे पास प्रिज्म और पिरामिड भी है, चिंता मत करो, ये सब बातें भी हैं, देखो ये भी लेकर आया हूं, इन पर भी काम करेंगे आगे। समझाने के लिए पूरा मामला रेडी करके बैठा हूं बेटा मैं। ये सिर्फ आपकी क्लास के लिए लाया था मैं। ये होती है 3D शेप्स, ऐसा 3D शेप्स। ये लड्डू के टॉयज नहीं है, ये हमारे टॉयज हैं, इनसे हम खेलते हैं, ये हमारा टॉयज है। अब दोस्तों मेरी बात को समझो बेटा, ये बात को समझो। 3D फिगर में ना आप अगर इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब एक कोई आपके पास मान लो क्यूब है, क्यूब से मान लो आपने इसको मेल्ट करके आपने एक कोण बना दिया, एक शंकु बना दिया, कोई भी आकृति, एक प्रिज्म बना दिया, पिरामिड बना दिया, या आपने एक स्क्वायर बना, सॉरी क्यूब बना दिया, क्यूबॉइड कर दिया, कुछ भी। कभी किसी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलोगे ना, ध्यान रखना उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। बाकी सब बदल जाते हैं बेटा, भुजा बदल जाती है, कोई लेटरल सरफेस एरिया बदल जाएगा, है ना, सब कुछ चेंज हो सकता है, पर आयतन कभी चेंज नहीं होता, आयतन कभी चेंज नहीं होता। आयतन उनका उतना ही बनेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आपको वॉल्यूम सेम रखना है, वॉल्यूम आकृतियों का एक जैसा रहता है। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? जी हाँ। अब देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात पे ध्यान देना, कितना बढ़िया सवाल है। 46,656 सेंटीमीटर क्यूब वाले, मतलब आयतन वाले एक ठोस घन को 27 समान घनों में काटा जाता है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आप अगर एक बड़े घन को छोटे घन में काटेंगे
तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। भैया इनका वॉल्यूम बराबर रहेगा, इनका वॉल्यूम इक्वल रहेगा। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं भाई, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि बड़े घन का आयतन था 46,656 बराबर छोटे वाले एक घन का आयतन अगर ए क्यूब है तो 27 घनों का आयतन इतना आएगा क्या? छोटे वाले एक घन का आयतन मैं ए क्यूब मान लेता हूं तो 27 घनों का आयतन इतना बनेगा क्या? क्या दोस्तों ये बातें ऐसे बराबर आनी चाहिए क्या? ये बातें बेटा इक्वल आनी चाहिए क्या? सर इन बातों को 27 से काट दें अपन। देखो 27 का मतलब मैं एक बार 9 से काट लेता हूं। 3 9 काटो, 9 5 45, 1 6, 9 1 9, 7 5, 9 8 72, 3 6, ये लो बेटा। अगेन 3 से काटोगे 1728। छोटे घन का आयतन आ गया 1728, छोटे घन की भुजा आ गई 12, भुजा 12 आ गई तो आपको चाहिए टीएसए। टीएसए कैसे ज्ञात करते हैं? 12 गुणा 6, 6a स्क्वायर होता है सर, 144 इंटू 6 करना है तो 840 और 24 864, सवाल का उत्तर आ जाएगा ए। ये इसका सिंपल तरीका, सिंपल जानकारी है। कैलकुलेशन ऐसा कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे इनका वॉल्यूम इक्वल रखना है। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? आसान बहुत है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा इसका सरफेस एरिया एक 13.5 वर्ग मीटर है, तो इसके डायगोनल की लंबाई ज्ञात करो। बेटा इसके डायगोनल की लंबाई ज्ञात करो। डायगोनल की लंबाई क्या होगी? तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता लगी गया बेटा। मैं अगर सवाल ना बताऊं, 6a स्क्वायर की वैल्यू अगर 13.5 है तो यहां से मैं a ज्ञात कर लूंगा और a आ जाएगा तो मेरे पास डायगोनल भी आ जाएगा। मेरे को सवाल में चिंता करने की कोई भी नीड नहीं है। अगर मैं इसको 3 से काटूंगा, 3 से काटूंगा तो 45 और काट लो 9 और ये 2, क्या बच्चों a स्क्वायर की वैल्यू 9/4 बनेगी। a का मतलब 3/2 बनेगा, यानी 3/2 को लिख सकता हूं 1.5। ये साइड आई है लेकिन आपने चाहिए डायगोनल, इसका √3 गुणा कर दो, ऐसा सवाल का उत्तर डी बनना चाहिए। क्या आपको डी उत्तर की बात समझ में आई? त्रिपुरारी भैया अभी तो ना मेरे पास क्या है, थोड़ा सा बैच में दिक्कत थी। अब ये बैच अपना लाइव भी लेट हुआ था। इस बैच में बहुत सारे मतलब इशू थे, बड़ी मुश्किल से जाकर ये बैच अपना रेडी हुआ था। अभी एक बार इन सीजीएल 23 वाले बच्चों को फ्री कर दें, इनका एग्जाम हो जाए तो 15 जुलाई के बाद से मैं आपके लिए एक कोर्स लॉन्च करूंगा। मान लो 1 अगस्त से, मान लो मोटा मोटा, इससे पहले कर दूं हालांकि। 1 अगस्त से मैं सीजीएल 24 को फोकस करते हुए ना एक कोर्स लेकर आऊंगा ऐसा, जिसमें आपकी डेली वीक में 5 दिन 2 क्लास रहा करेंगी। 2 क्लास रहा करेंगी। एक क्लास होगी बेटा आपकी अर्थमेटिक की, एक क्लास होगी आपकी एडवांस की, और ये दोनों बैच आपके मिलाकर चलेंगे 6 मंथ। और इस बैच में दोस्तों आप ऐसा पढ़ लोगे, इस बैच में आप ऐसा पढ़ लोगे कि गणित के, आप कहीं गणित की क्लास लोगे ना तो क्लास भी ले लोगे बेटा। राहुल भैया ये प्रैक्टिस कम फाउंडेशन बैच होगा, मतलब 6 महीने बहुत होते हैं। अगर मैं डेली एक क्लास लू ना तो बैच चलेगा 12 महीने, रोज की 2 क्लास लेंगे तो चलेगा 6 महीने। पर ये डेप्थ, गहराई में इतना जाएगा कि मतलब आपको गणित के बारे में कुछ और सोचने की नीड नहीं है। एक घनाकार कमरे का क्षेत्रफल 147 है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, बेटा सबसे लंबी छड़ का मतलब डायगोनल की बात करता है। जब भी कभी आपको बोले कि भाई साहब ये मैक्सिमम छड़ किस लंबे आएगी, तो वो डायगोनल की शेप की आती है, डायगोनल ज्ञात करना है। आप बताओ बेटा फर्श का एरिया क्या होता है? सर देखो ये पूरे पूरे कमरे का एरिया नहीं दिया, फर्श का दिया है। फर्श एक स्क्वायर शेप में होता है क्या? अरे आपके कमरे का, घनाकार कमरे का जो फर्श होगा, क्या वो एक स्क्वायर शेप में होगा? आप कहेंगे हाँ सर। तो भुजा ज्ञात करूंगा, क्या बेटा ये 49√3 है, ऐसा कह सकता हूं क्या? एक ही वैल्यू ज्ञात करोगे 7√3 आएगी। सर डायगोनल कितना बनेगा? डायगोनल होता है साइड का √3 गुणा कर दो, √3 का √3 में गुणा करोगे 3, 7 गुणा 3 21, 21 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये आपके पेपर की दी हुई बात है। दिव्य ज्योति वो बात की बात है, वो जो बैच आएगा सब बता दूंगा। बस अगर 6 महीने की तसल्ली हो तुम्हें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 6 महीने का समय हो तो बैच पढ़ लेना। क्या डीआई, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सब करवा देंगे, सब कुछ। सुनो बेटा ये सवाल तो छोड़ दूं ना, 15 नंबर सवाल छोड़ दूं आपके होमवर्क के लिए।
भाई ऐसा तो नहीं है ना कोई बच्चा कल को पूछ लेगा सर ये सवाल बता दो डाउट में, कल मैं कुछ और आगे पढ़ने की कोशिश करूंगा, वो कहेगा सर डाउट है डाउट है डाउट है, क्या ये सवाल नहीं हुआ। ऐसा काम नहीं होना चाहिए बेटा, ये काम तुमसे, ये सवाल तुमसे सेल्फ हो जाना चाहिए। ये सवाल आपके लिए बहुत इजी प्रकार की जानकारियां हैं दोस्तों। इसमें आपको घन का टोटल सरफेस एरिया दे दिया और वॉल्यूम पूछ लिया, एक ही बात है। 6a² दे दिया, उससे आप a ज्ञात कर लेना। a ज्ञात करोगे तो आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 1331। कैसे बन जाएगा वो तो राम जाने, पर बन जाएगा दोस्तों। ये देखो आप, ये दोस्तों अब सवालों की वो बात शुरू हो गई जब वॉल्यूम को इक्वल रख रहे हैं। दोस्तों आपके पास एक घन है, तीन घन है, एक की भुजा 6, एक की भुजा 8, एक की भुजा 10। तीनों को आपने मेल्ट करके एक बड़ा घन बना दिया। तो इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर घन बने, उसका वॉल्यूम बनेगा? आप कहेंगे हाँ। तो बड़े घन का जो वॉल्यूम आएगा ना बेटा, वो आप कहना जी 6 वाले का वॉल्यूम, 8 वाले का वॉल्यूम और 10 वाले का, यानी इन तीनों के आयतन के जोड़ के बराबर बनेगा। तो a क्यूब की वैल्यू आ गई 216, 512 और 1000। सर a क्यूब की वैल्यू आ गई 1728, a की वैल्यू आ जाएगी 12। ये 12 आंसर कैसे आया आपको पता लग ही गया होगा। स्क्वायर और क्यूब का खेल है बेटा। अगर आपको वर्ग और घन याद नहीं है तो मैं मान सकता हूं कि इन सवालों में कभी कभार आपको समस्या आ सकती है, पर जिस बच्चे को वर्ग और घन याद है उनको कभी इनमें दिक्कत नहीं आ सकती। मेरे को साइड नहीं पूछी, मेरे को वॉल्यूम पूछा है बड़े घन का। सर साइड पूछी है क्या? अरे साइड पूछी है, आंसर 12 ही आ गया, खत्म। अब ये साइड पूछने की बजाय हो सकता है टीएस से पूछ ले, हो सकता है कुछ और पूछ ले, सब कुछ ज्ञात करना आता है। डायगोनल पूछेगा तो 12√3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सवाल करने की नीड है क्या? 18 नंबर सवाल करने की नीड है क्या? कुछ फिगर सीख हो गई थी बेटा। ये बताओ भाई, ये बताओ बेटा, एक घन के विकर्ण की लंबाई L है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? इस सवाल का उत्तर सब बच्चे ज्ञात कर सकते हैं मेंटली क्या, बिना ज्यादा संघर्ष किए? सर आप ये बता दो ना, विकर्ण की लंबाई d जो है ना वो होता है a√3। तो ये अगर L के बराबर है तो भुजा आ गई L/√3। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होता है, a² मतलब, तो ये इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, काटा पीटी मचाओगे 2L² आ जाएगा, आंसर डी। ये पेपर में इस प्रकार की चीजें काम आती हैं बेटा, एग्जाम में ये सवाल दिए जाते हैं। अब दोस्तों ये 20 नंबर सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए। तो ये आप लोग ट्राई कर लो, मैं इतने 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद इस सवाल पे चर्चा करूंगा, इतने आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सवाल आके बता दूंगा, ठीक है।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आइए, 20 नंबर सवाल कर लिया आपने, उत्तर आया 300%। सुनो मेरी बात बेटा, आपके पास ना एक बड़ा घन है, आपने इसको 64 गुणों में काट दिया, 64 गुणों में काट दिया, 64 में काट दिया, कोई बात नहीं, काट दिया तो क्या हो गया। तो मैम आप ही देखो, बच्चों मैम का फोन था, सॉरी भूल गया। 64 घनों में काट दिया बेटा, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, छोटे घनों का बड़े घन का वॉल्यूम सेम रहेगा। मैं ये कह सकता हूं क्या कि वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बिग क्यूब का मतलब बड़ा घन, बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉलर क्यूब। बड़े घन का वॉल्यूम जो होगा ना, वो 64 छोटे छोटे घनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बड़े घन की भुजा को क्यों ना मैं ये 64 करना है, बराबर 64 गुणा 1 कर लो, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। मैं बड़े घन के वॉल्यूम को मान लेता हूं 64, छोटे घन के वॉल्यूम को 1 मान लेता हूं, हो जाएगा बराबर। तो आप मुझे बताओ, बड़े घन की भुजा कितनी आ गई 4, और छोटे घन की भुजा कितनी आ गई 1। सर बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा आ गई ये। अच्छा, बड़े घन का जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ये 6 गुणा ए स्क्वायर होगा, ऐसा बनेगा। और छोटे घने का देखो, टोटल सरफेस एरिया एक घन का नहीं, 64 घनों की बात कर रहा हूं, 64। तो 64 घनों का क्या बनेगा, 6 गुणा में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 1। मेरे को छोटे घन का और बड़े घन का एरिया इक्वल करना है, एरिया देखना है, रेशो क्या बनता है, एरिया कितना बढ़ेगा। जेसीआरसी कॉलेज में काम है, अभी मैं कैसे करूंगा। सुनो, टोटल सरफेस एरिया बच्चों, अगर इसका 1 था तो उनका 4 होगा। देखो 1 से 4 करने में इंक्रीज कितना हुआ, आपके पास एक नंबर 1 है, 1 से 4 करने में 3 इंक्रीज हुआ है, कहां से, 1 से। तो भैया अगर 1 से इंक्रीज हुआ है तो आप कह सकते हो 300% बढ़ गया। ये भी आपको सवाल पूछ सकता है कितने गुना हो गया, कितने गुना, तो भैया 4 गुना हो गया। अगर मैं ये पूछूं कि कितने परसेंट बढ़ गया, तो आप बताएंगे जी 300% बढ़ गया। लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना, लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना, तभी बात को कर पाओगे बेटा। ये क्वेश्चन आपने अभी अभी किया था बेटा, विकास दोनों का वॉल्यूम इक्वल किया बेटा, दोनों का वॉल्यूम, बड़े वाले का वॉल्यूम 64, छोटे वाले का वॉल्यूम 1 मान लिया बेटा, उसमें क्या दिक्कत है। अगर किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन बराबर है ना, तो यकीनन उसकी साइड 6 होती है। साइड 6 होगी तो डायगोनल 6√3 बनेगा। मुझे लगता नहीं कि इस सवाल को करने के लिए आपको पेन उठाने की नीड थी। अगर आप बेसिक से करते, आप ऐसा लिख भी सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, आयतन ये क्यूब है, ए स्क्वायर से कट गया, ए का मान 6 आ गया, ऐसे ज्ञात भी कर सकते हो। और वैसे ये बात मैंने आपको बताई भी थी, आपको पता भी होगा, सॉल्व करने की नीड नहीं थी बच्चों। सुनो, नहीं नहीं 6 ही आएगा बेटा, 6 का मल्टीपल नहीं आएगा, एग्जैक्ट 6 ही बनेगा। एक ठोस घन को पिघलाकर 5 ठोस घन बनाए जाते हैं, जिनका आयतन 1 1 8 27 27 रहा। तो आप मुझे बताइए बेटा, जो छोटे घन हैं इनका एरिया होगा, इनका वॉल्यूम होगा ये, तो जो बड़ा घन आप बनाए हो, इनका वॉल्यूम इनके योग के बराबर होगा बेटा। योग के बराबर होगा तो क्या उसका वॉल्यूम 64 होगा क्या, भैया वॉल्यूम तो कभी चेंज होता ही नहीं ना। अच्छा अब बताओ इनकी साइड क्या रही होगी, अगर वॉल्यूम पता है, तुम्हें पता है साइड इनकी 1 2 2 3 3 रही होगी। अच्छा एक एक है क्या, माफ कीजिए, एक एक है बेटा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन पे जाओ। साइड उनकी 1 1 2 3 3 रही होगी, और ये इसकी साइड क्या बच्चों 4 रही होगी। हाँ बराबर रही होगी सर। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हें अगर साइड पता है तो टोटल सरफेस एरिया का रेशो ज्ञात करना है। बच्चों 6 चाहे मत लिखो, 6 चाहे मत लिखो, क्योंकि देखो 6 इसमें भी है, 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 इक्वल में 6 आएगा। तो 6 का यूज मत करो, सिर्फ चलो आप स्क्वायर पे। इसका टोटल सरफेस एरिया 1 1 4 9 9 बनेगा सर, इसका बनेगा 16। आपको सिंपल सी बात बता दी, सिंपल। टोटल सरफेस एरिया
बेटा टोटल सरफेस एरिया 9 9 18 24 हो गया, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 16। तो भैया ये 24 जो है ना, ये 16 से कितना ज्यादा है, आप कहना चाहिए 8 ज्यादा है। कितने से? 16 से। 1/2 का मतलब होता है 50%। सवाल का उत्तर कायदे में, आपके कायदे में सी बनना चाहिए। सी को लॉक कर दीजिए। सी आंसर कैसे आएगा, बात आप समझ लिए हैं बेटा। सारी कहानी चल रही है रेशो की। इन सारे सवालों का कंसेप्ट एक ही है कि वॉल्यूम शुड बी सेम। अगर वॉल्यूम सेम है तो चीजों में कोई किसी प्रकार का डाउट ही नहीं है। सुनो, एक बड़े घन से 125 समान घन काटे जाते हैं। बच्चों अगर 125 घन तुम काट रहे हो, तो मैं बड़े घन का वॉल्यूम, बड़े घन का वॉल्यूम है, क्या उसको 125 मान लूं? और छोटे घन का जो वॉल्यूम है बेटा, छोटे घन का वॉल्यूम क्या 1 मान लूं? अरे बोलो 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 भैया, 125 वॉल्यूम काटने हैं तो एक एक वाले 125 कट जाएंगे। इसका मतलब इसकी भुजा बताओ, भुजा, इसकी भुजा दोस्तों अगर 5 थी तो इनकी भुजा क्या बताओ, 1 आएगी, 1। हाँ। सर इससे आपने बना दिया एक क्यूबॉइड, एक पंक्ति में लगा दिए। देखो आपके पास छोटे छोटे क्यूब थे, आपने इनको लाइन में अरेंज कर दिया। लाइन में अरेंज कैसे करोगे बताओ? ये तुम्हारे पास पहला घन था, है ना, इसके बगल में आपने एक घन ऐसा और रख दिया बेटा, इसके बगल में आपने एक घन ऐसा और रख दिया। ऐसे बच्चों आपने घनों को लगा दिया, तो टोटल कितने बताओ? 125 घन लगाओगे क्या ऐसे? ऐसे तुम 125 घन लगाओगे तो ये लंबी सी आकृति बन गई घनाभ वाली। बेटा इस घनाभ की लंबाई तो आज भी 125 रहेगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई ये तो एक एक रहेगी ना बेटा। अगर मैं लंबाई तो बात करूं 125 हो गई, लेकिन चौड़ाई, चौड़ाई मतलब विड्थ और हाइट ये तो एक एक रहेगी, ये थोड़ी बदली है। मैंने लाइन में ऐसे लंबे लंबे लगा दिए तो आप कहना सर विड्थ और हाइट तो सेम रहेगी। बस अब मैं इनके रेशो की बात कर लूंगा। देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसे ज्ञात करने का बड़ा सिंपल तरीका है सर। ज्ञात करने का सिंपल तरीका होता है 2 गुणा LB प्लस HL प्लस BH। ये होता है घनाभ का टोटल सरफेस का एरिया। हालांकि आगे जब क्यूबॉइड पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे, फिलहाल थोड़ा बेसिक समझ लो कि अगर टीएसए की बात करोगे ना, टोटल सरफेस एरिया, दिस विल बी 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। आपको खेलना है रेशो पे, आपको लिखना है रेशो पे, आपको बात करनी है रेशो पे। आपने कहा सर इस घन का, ये तो है क्यूब और ये है क्यूबॉइड, आप मुझे बताओ घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा A स्क्वायर होगा और घनाभ का 2 गुणा LB। बच्चों L और B का मल्टीप्लाई करोगे 125, BH का तो 1 होगा, HL का 125 होगा। सर ये बनना चाहिए, हो गया। आपने कहा सर 2 से तो मैं इसे काट दूंगा 3 बार, यानी 75/251 आ रहा है, 75:251 आ रहा है। तो वृद्धि कितनी हो गई? अरे टोटल सरफेस एरिया में वृद्धि कितनी हो गई? 11 में से 5 घटाओगे 6, 24 में 7 घटाओगे 17, सर 176 की वृद्धि हो गई। 175 से गुणा में 100 और परसेंट, बस इसको चेक कर दीजिए। आप गुणा भाग आसान कर लो, 25 से काट लो 4, 25 से काट लो 3, ये नंबर 25 से कट नहीं पाएगा दोस्तों, तो आप गुणा करके लिखो ना, 6 चौक 24 का मतलब 2 आंसिल, 28 2 30 का मतलब 3 आंसिल, 704/3, और निसंदेह ये ए वाले ऑप्शन के बराबर आएगा, 234 सही 2/3%। दिस विल बी करेक्ट आंसर ए को आप कंफर्म कर सकते हैं, ए को आप लॉक कर सकते हैं, ए आपके सवाल का उत्तर बनेगा ऐसा। सुनो, ये है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल, क्या जबरदस्त सवाल है। देखो अब ना ये बातें चल रही है 3D वाली, 3D से आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा बेटा, 3D वाली बातों को तुम्हें समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक ठोस घन की भुजा 8 है, इसे 4 बराबर भागों में भाग करने के लिए शीर्ष फलक के विकर्णों के साथ काटा जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कितनी बढ़िया बात है, सुनो मेरी बात। पहली बात देखो ये कटेगा कैसे भाई, इसको काटेंगे कैसे? प्रत्येक भाग की बात कर रहे हैं ना, इसको समझना आप। बेटा मेरे पास एक घन है, मेरे पास एक घन है, कुछ ऐसा बना दूं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि इस घन को मैंने
4 भागों में प्राप्त करने के लिए शीर्ष फलकों के विकर्णों के साथ काट दिया। अरे टॉप वाले के डायगोनल ऐसे हैं बेटा, इस पर आपने ना इस घन पर ऐसे चाकू रखकर इसके 4 पीस कर दिए। चाकू रखकर आपने इसके 4 पीस कर दिए। अरे मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? क्या आपने इसके 4 पीस कर दिए, 4 पीस कर दिए आपने इसके? हाँ। अब जो प्रत्येक सरफेस तुम्हें दिखेगा बेटा, जो प्रत्येक सरफेस तुम्हें दिखेगा ना, वो लगभग ऐसा दिखेगा। मैं तुम्हें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ एक बार अपने माइंड में इस चीज को बनाना कि भाई साहब हाँ, ये घन हमें इस प्रकार का नजर आएगा, ये घन हमें इस प्रकार का नजर आएगा। ऐसा दिखना चाहिए क्या? ऐसे वाला। जब तुमने घन के बेटा 4 टुकड़े काट दिए, अब ये 3D फिगर है। तुम समझना इस बात को कि अगर मेरे पास ये आकृति ऐसी बनती, अगर मेरे पास ये आकृति ऐसी बनती बेटा, तो क्या इसका प्रत्येक एरिया तुम्हें ऐसा दिखता? आप कहोगे सर बिल्कुल दिखता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सर इस वाली बात में कोई दो राय नहीं है, ये बात हमें पता है। और ये जो प्रत्येक भाग बना ना, प्रत्येक भाग ये वाला बन गया, इसका तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस तुम्हें ज्ञात करना है, टोटल सरफेस ज्ञात करना है। अब तुम जरा मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। एक तो आपका जो ये क्यूब है ना, क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था? सर इसका होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर यानी कि 6 इंटू a स्क्वायर का मतलब हो गया 64। ये हो गया, ये हो गया। अगर मैं दोस्तों, अगर मैं कभी आपसे इस प्रकार के सवाल में 4 भाग करता इक्वल है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 4 भाग करोगे क्या बेटा? इसके भी 4 भाग हो गए ना, पूरे पूरे इस फिगर के भी 4 पार्ट हो गए। देखो आपको पता है सर, आपको पता है कि 4 तो होती हैं दीवारें। मैं प्रत्येक भाग की बात कर रहा हूं सर। 4 दीवारें होती हैं, उनमें से एक दीवार को देखो हमने ले ली। प्रत्येक भाग में एक एक दीवार चल जाएगी बेटा। अगर तुम 4 भाग काटोगे, प्रत्येक भाग में एक एक दीवार जाएगी क्या? अरे प्रत्येक भाग में एक एक दीवार जाएगी क्या? हाँ सर। ये ऊपर का एरिया था, इसका भी तुमने 1/4 पार्ट ले लिया। ऊपर के एरिया का भी मैंने 1/4 पार्ट ले लिया, और नीचे का भी 1/4 पार्ट आ गया। यानी पूरे पूरे आपकी आकृति का मैंने 1/4 भाग ले लिया, 1/4 पार्ट ले लिया, 1/4 भाग ले लिया। तो आपकी इस आकृति का टोटल सरफेस एरिया देखो इतना तो आना चाहिए, इतनी बात तो आनी चाहिए। ये 16 बार कट गया, 96 तो आएगा ही आएगा सर, 96 तो आएगा ही आएगा। 96 कैसे आए समझ में आ गया तुम्हें? हमने पूरे टोटल वाले एरिया का ना हमने 1/4 कर लिया। लेकिन आपने कहा सर मैं थोड़ी सी बात को समझ पा रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा पा रहा हूं। काटने पर दोस्तों ये वाला सरफेस नया बन गया क्या? बच्चों काटने पर आपने ये वाला सरफेस नया बन गया, और ऐसे एक नहीं, ऐसे एक नहीं, ऐसे 2 बने, एक इसके बगल में बनाइएगा। ये वाले 2 सरफेस नए बन गए, ये वाले 2 सरफेस नए बन गए। अरे क्या बताओ, ये वाले 2 सरफेस नए निकल कर आए क्या? ये जो मैंने आकृति बनाई है, क्या तुम इस बात को थोड़ा 3D समझ पा रहे हो कि सर हमने हमने जब ये आकृति बनाई थी, अरे 4 भाग काटे हैं स्वीटी, 4 भाग काटे हैं तुमने, अपने क्यूब के 4 भाग ऐसे काटे हैं, तो टोटल आपके सरफेस एरिया का 1/4 तो ले लिया। अब ये वाली जो आकृति मैंने बताई है ना, ये वाली मैंने ग्रीन कलर में शेड करी है, मैंने समझाने के लिए 2 पार्ट बनाए हैं, पर एक्चुअल में तुमको दोनों का एरिया मत निकालना। तुम दोनों का एरिया मत निकालना, तुम एरिया निकालना किसी एक भाग का। तुम एरिया निकालना किसी एक भाग का। तुम एक भाग का एरिया निकालोगे, तुम्हें अपनी बात का आंसर मिल जाएगा, तुम्हें अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। कर पाऊंगा ये मैं सवाल? ये अब सुनिएगा, रेक्टेंगल नहीं है रे, ये रेक्टेंगल थोड़ी है। आप बताओ ये साइड 8 आएगी क्या? ये साइड 8 बनेगी? कोई बच्चा ये साइड जानता है कितनी आएगी? मैं बता रहा हूं, ये 4√2 आएगी। 4 नहीं आएगी, डायगोनल का हाफ है बेटा वो। अरे अगर एक वर्ग की भुजा 8 होती है ना, अगर एक स्क्वायर की भुजा 8 होती है, तो डायगोनल बनता है 8√2। डायगोनल बनता है 8√2, और ये डायगोनल का आधा है, ये डायगोनल का हाफ पार्ट है। भाई मेरे पास ये एक स्क्वायर है ना, मैं अगर यहां से इसे ऐसे काट दूंगा, तो डायगोनल से काटा ना बेटा, मैंने डायगोनल से काटा है। तो डायगोनल अगर 8 रूट था, डायगोनल अगर 8√2 था, तो क्या 4√2 आएगा? क्या वो 4√2 आएगा? अब भैया देखो 3D वाली बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा, 3D वाली बात आपको समझनी पड़ेगी, उस पर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। 4√2 कैसे आया? क्या थोड़ी सी बात पे दिमाग लगा पाओगे क्या? अरे कोई ऐसा मुश्किल नहीं है बेटा, कोई टफ सवाल नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा तुम्हें सवाल को समझना पड़ेगा। आकृति कैसे बन रही है, 3 पार्ट में तोड़ कैसे रहे हो, ये पार्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, इतनी बात पे दिमाग लगाना आना चाहिए बेटा। अब ये रटने वाली बात नहीं है, मैं रटवा नहीं सकता किसको रट लो। भाई साहब क्या तुम्हें 3D समझना पड़ेगा। अब मैं यहां बोर्ड पर एक ऐसा काट के तुम्हें दिखाऊं, संभव नहीं है। ये जो ग्रीन वाला सरफेस है, अगर तुम्हें कोई इसका एरिया दे दे तो बात कर पाएंगे बच्चे। ये सवाल बनते हैं इमेजिनेशन के, ये सवाल बनते हैं इमेजिनेशन के। हाँ। अब दोस्तों इसका मुझे एरिया ज्ञात करना है,
इस वाले पार्ट का तुम्हें एरिया ज्ञात करना है, इस वाले पार्ट का। तो ये एक प्रकार से आपके सामने क्या बन गया, आधार गुणा ऊंचाई करूंगा, क्या इसका एरिया 8 गुणा 4√2 बनेगा। लेकिन सर ये एक नहीं है, सर ये अकेला नहीं है, ऐसे दो हैं। तो ये कितना बन गया, 8 चौका 32 गुना 64, 64√2, 96 प्लस 64√2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। पूरे पूरे पेरीमीटर, बेटा पूरे पूरे पेरीमीटर की बात करोगे, ये रेक्टेंगल वाली शेप में लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानते हैं। आपको पता है एरिया बनेगा 8 गुना 4√2, 8 गुना 4√2, और ऐसे दो भाग हैं, दो भाग को जोड़ दो बेटा। और राजन भैया फिर से क्या होगा, तुम्हें आकृति बेटा काट के तो बता नहीं पाऊंगा। अरे टॉप नहीं, जो अंदर सरफेस बन रहा है, मैंने आकृति ड्रॉ कर दी है विलेन भाई। अंदर जो सरफेस बन रहा है, अंदर जो सरफेस बन रहा है, उस सरफेस की बात कर रहा हूं यार। तुम थोड़ा सा 3D बातों पे दिमाग लगाओ, ऐसे 3D कैसे पढ़ोगे, तुम्हारी बुद्धि इतनी भी काम नहीं कर रही यार। मेरे पास ये एक क्यूब है, अब देखो मेरे पास ये एक क्यूब है ये वाला, और मैं चाह रहा हूं इसको 4 पार्ट में तुमने काट दिया। भैया अब 4 पार्ट में काटने के मेरे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि भाई साहब मैं इसको ना लाइन के मध्य से काट दूं, ऐसा भी काट सकते हैं अपन, ऐसा भी काट सकते हैं, लाइन के मध्य से काट देंगे, मामला फेल हो गया। लेकिन आपने कहा सर ऐसा नहीं काटना, सवाल ने बोला तुमको कि डायगोनल से काटना है, तो डायगोनल से काटोगे तो इसी प्रकार का तो पार्ट कटेगा, डायगोनल से काटोगे तो इसी प्रकार का पार्ट कटेगा, ये ऊपर और नीचे दोनों साइड कटेगा बेटा, लंबा कट लगाओगे अंदर तक। तो आपको जो सामने आकृति दिख रही होगी, आपको जो आकृति दिख रही होगी ना बेटा, वो आकृति कुछ इस प्रकार की नजर आएगी, ये आकृति तुम्हें इस प्रकार की नजर आएगी ऐसी। और ये जो आकृति में बना के बैठा हूं ना, ये वाली आकृति, ये वाले तुम्हें 4 पार्ट दिखे होंगे ऐसे वाले बच्चों। अब मेरे को बाकी पार्ट का तो एरिया पता था, बस ये वाला जो एक नया पार्ट बन रहा है ना, ये वाला, ये जो नया पार्ट बन रहा है, बस इसका एरिया ज्ञात करना चाह रहा हूं। इसका एरिया मिल जाए तो मेरे सारे समस्या का हल हो जाए। तो इसी को ज्ञात करने के लिए मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई का कंसेप्ट लगाया है। लंबाई गुणा चौड़ाई की बात बताई है, ये साइड 8 थी, ये साइड 4√2 आएगी, ये साइड 4√2 आएगी। बेटा अभी प्रिज्म पढ़ा थोड़ी है यार, प्रिज्म पढ़ोगे प्रिज्म से कर लेना। 96 प्लस 8 चौका 32 गुना 64, 64√2 आपके सवाल का उत्तर आएगा। अब कोई बालक इसको फिर भी ना समझ पाए तो भैया इसको रख लेना, बात तो सवाल की यही पॉइंट बनेगा और कुछ करने की नीड नहीं है। जितना एक्सप्लेन इसको हो सकता है मैंने तरीके से करके बता दिया, बाकी तुम्हें किसी बात में कोई चिंता की बात नहीं। एक घन के बाहरी 4 दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है, जहां घन की भुजा a सेंटीमीटर है, धागा प्रारंभिक सिरा बिंदु C पर है और अंतिम सिरा बिंदु D पर जाकर मिलता है, तो धागे की लंबाई क्या होगी, धागे की लंबाई क्या होगी, √17a हो जाएगी। सर कैसे हो जाएगी, हमें कैसे पता लगेगा ये तो बताओ। सुनो 1 मिनट रुको, कोई जुगाड़ करता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें समझाता हूं कैसे। अपनी दुकान खोल रहा हूं कि कहीं कुछ मिल जाए तुम्हें बताने के लायक। मेरे पास तार तो कोई नहीं है, एक ये ले लूं मैं, इसको आप धागा समझ लो, ठीक है, ये धागा समझ लो। ये तुम्हें क्यूब के 2 सरफेस दिख रहे हैं, देखो ये जो क्यूब दिख रहा है ना, ये ऐसा है बेटा, जो ये क्यूब दिख रहा है ना, ये ऐसा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा है बेटा, सी वाले इस पॉइंट से, सी वाले इस पॉइंट से, तुमको दिखना चाहिए ना, मुझे नहीं यार, ऐसा मैंने सी वाले इस पॉइंट से एक धागा बांधना स्टार्ट करा, और इसको ऐसा बांधा है दोस्तों, ऐसा बांधा है कि इस सिरे पर आपको डी पर दिख रहा है, आप देख रहे हो वैसे कि इसको मैंने इस धागे से घुमाया, ऐसा घुमाया, और इस पॉइंट पर ना मेरे को जाकर ये दिख गया डी पर। अब समझो, हालांकि मैं इसको डायगोनल नहीं बना पा रहा हूं, इसके आपने ऐसा धागा लपेटा है चारों तरफ में, इस साइड में आपने धागा लपेटा है जो सी वाले पॉइंट से शुरू होकर लास्ट में जाकर डी पर खत्म हो रहा है, डी पर खत्म हो रहा है, ऐसा धागा आपने लपेटा है। और इस धागे की लंबाई पूछेंगे तो बेटा रीजनिंग में आपने पढ़ा है, रीजनिंग में आपने पढ़ा है कि मैं इस क्यूब को थोड़ा ओपन करके ऐसा बनाऊं क्या, एक बार मैं इसको जरा ओपन करके ऐसा बनाऊं क्या। इस घन की भुजा ए थी, मैं जो बीच वाले 4 सरफेस है ना, जो बीच वाले 4 सरफेस है उनकी बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं। आप इस पॉइंट को सी मानो, इस पॉइंट को डी मानो। देखो जब मैं इसको बंद कर दूंगा, जब मैं इन चारों सरफेस को मिला दूंगा,
जब चारों सरफेस को मिला दूंगा बेटा, तो जरा मुझे बताइए ये सी और डी एक ही लाइन पे आ जाएंगे, पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे। हाँ, अब आपने जो इस पर धागा लपेटा है ना, वो कुछ ऐसा है कि बिंदु सी से शुरू होके ऐसा डी तक जा रहा है। अब तुम समझो, मेरा जो धागा है ना, वो सी से शुरू होके ऐसे घूमते हुए डी पर जा रहा है, ऐसे धागा जा रहा है, चारों सरफेस पे घूमते हुए आया और ये जाकर डी पर मिल गया। क्या ऐसा धागा बना होगा? क्या ऐसी बात बनी होगी बेटा? ऐसा पॉइंट रहा होगा? हाँ। अब ये बताओ, आपके घन की भुजा ए थी, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये भी ए है, ये ए। तो ये आपके सामने बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वाली साइड है 4a और ये वाली साइड है a। बेटा सीडी की लंबाई अगर मैं ज्ञात करना चाहता हूं, धागे की लंबाई करता हूं, तो 4a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और रूट लेंगे तो 16 एक 17a स्क्वायर हो गया, रूट लोगे तो रूट में 17a बनेगा। क्या धागा इस प्रकार से बंधा हुआ है? क्या ये समझ में आया तुम्हें? ये धागा हमने इस प्रकार से बांधा है, तो सारे सरफेस को घुमाते फिराते हुए लास्ट में वहां तक पहुंच रहा है। इस बात को आपको समझना है, ये सवाल आपके लिए जरूरी है। जब आप बेटा क्यूब के सरफेस खोल दोगे ना, तो ये इसी प्रकार की आकृति बनती है। बस आपको यहां सी से धागा पकड़ के और डी तक लेके जाना है। एक ही प्रकार का पॉइंट संभव है, वो मैंने आपको बता दिया। 25 नंबर सवाल की थ्योरी, कंसेप्ट, लॉजिक पल्ले पड़ा। सर आज तो टॉपिक के धागे से खुल गए ना, आज तो टॉपिक के धागे से खुल गए सर। सुनो, 3, 4, 5 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले 3 घनों को एक साथ पिघलाया जाता है। छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बड़े घन से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? एक बात मुझे बताओ बेटा, 3 वाले का आयतन रहा होगा 27, 4 वाले का आयतन रहा होगा 64, 5 वाले का आयतन रहा होगा 125। तो इसका मतलब 7, 4, 11, 5, 16 का 1, 3, 6, 9, 2, 11, 216। क्या बड़े घन की साइड 6 रही होगी क्या? सर देखो, आपको ना तीनों के टोटल सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। जब रेशो की बात आए ना, तो ऐसा मत किया करो कि 6a स्क्वायर करेंगे प्लस 6b स्क्वायर करेंगे प्लस 6c स्क्वायर इसका करेंगे, और ये रेशो निकालना है बड़े वाले से, तो 6 गुणा 6 का स्क्वायर ऐसा करेंगे। बच्चों क्या तुम्हें कहीं 6 लिखने की नीड थी? अब 2, 4, 5 सवाल करोगे ना, तुमको पता लगने लग जाएगा कि यार ये 6 को बार बार लिखने की नीड नहीं होती। जब मैं रेशो की बात कर रहा हूं, तो ये 6 तो कॉमन लेके कट जाना है। जब कट जाना है भाई, तो लिखने की नीड थोड़ी है। तो 9 और 16 25, 25 और 25 हो गया 50, ये बन गया 36, यानी ये बन गया 36, रेशो आ गया 25:18। रेशो बन गया 25:18। सवाल का उत्तर सी बनना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। फाइन। स्मॉलर क्यूब का क्या पूछा है बेटा? अरे ये पूछा ना, व्हाट इज द रेशो ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स टोटल सरफेस, कि सारे क्यूब स्मॉलर हैं, इनका टोटल सरफेस बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया से रेशो क्या है, ऐसा। सुनो भैया, 1728 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले 3 घनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। भैया अगर वॉल्यूम ये है, तो साइड रही होगी 12। आपने एक के ऊपर एक रख दिया। अरे भैया घन के ऊपर घन रखोगे, 3 घनों को एक के ऊपर एक रखोगे, कैसे रखोगे? सुनो, एक घन तो ये था, अब जस्ट इसके ऊपर तुम्हें एक घन लाके और रखना है बेटा, इसके जस्ट ऊपर तुम्हें एक घन लाकर और रखना है। तो क्या ऐसे तो रख पाएंगे हम? बताओ, इसके ऊपर लाके रख दिया आपने, देखो एग्जैक्ट, और तीसरा आपने इसके ऊपर लाके एक और रख दिया। मैं तुम्हें चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ढंग से बातों को समझ लेना। पेपर में ये सब डायग्राम वायग्राम बनाने नहीं होते हैं, तुमको इनके बारे में पता लग जाए, इतना मेरे लिए काफी है, इतना मेरे लिए काफी है। ऐसे बच्चों आपने एक के ऊपर एक रख दिया, तो कुल मिलाकर ये एक क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड आपने कहा देखो ये लाइन तो आज भी 12 रहेगी, ये लाइन तो आज भी 12 रहेगी, पर ये इसकी हाइट 36 बन जाएगी क्या? भैया 12 12 वाले 3 रखो, 36 बन जाएगा ना। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या निकालते हैं सर? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। सर 2 गुणा LB का मतलब, L और B का मतलब गुणा करोगे, देखो इसमें भी इजी काम कर लो। मैं इसको 12 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 12 कर सकता हूं क्या?
हम इसमें से 144 कॉमन ले लें बेटा, इसमें से 144 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 3। आप कहना सर ये 288 हो गया और ये 7 हो गया, 8 7 56 का 6 5 हासिल, 56 5 61 का मतलब 6, 2016 आपके सवाल का उत्तर आ गया ऐसा। इज इट फाइन? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सिर्फ कॉमन लेना, यूनिट डिजिट पे अप्लाई करना, ये सारे नियम बेटा पढ़ते रहा करो, यहीं से चीजें बूस्ट होंगी, यहीं से आप सवाल को बढ़िया प्रकार से कर पाएंगे। 4 ठोस घन है और प्रत्येक घन का आयतन 1728 है, इसका मतलब इसकी साइड तो 12 रही होगी बेटा। आपने इनको 2 पंक्तियों में रखा है, प्रत्येक पंक्ति में 2 घन है, मतलब आपने इस प्रकार पर बेटा जानकारी बनाई क्या कि भैया ये जो 2 घन थे ना ऊपर से तुम्हें ऐसे नजर आएंगे, मतलब अगर तुम इनको 2-2 की लाइन में बनाओगे और 2 पंक्तियां बनाओगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, क्या बताओ? अरे बोलो भैया, ऐसी आकृति बननी चाहिए। तो बस अगर 2-2 देखो, एक पंक्ति में 2, एक चौकोर आधार बना दिया ऐसा, तो भैया सब कुछ डबल हो गया क्या? सब कुछ डबल हो गया ना। देखो लंबाई भी 24 हो गई, ये भी 24 बन गया, ये भी 24 बन गया, तो कुल मिलाकर फिर भी एक ये बेटा फिर भी एक क्यूबॉइड बनेगा। लेकिन हाइट बेटा, हाइट तो 12 रहेगी, लंबाई और चौड़ाई तो 24 बन गई, लंबाई 24 बन गई, चौड़ाई 24 बन गई, लेकिन बताओ हाइट 12 रहेगी क्या? अरे ऊपर तो रखा नहीं आपने, आपने चारों ऐसे जमा के रख दिए, चारों ऐसे जमा के रख दिए आसपास में, तो 4 छोटे छोटे क्या बन गए? ये क्यूब थे, ये मिलाकर एक इन्होंने बड़ा क्यूबॉइड बना दिया, हाइट रहेगी 12। अब वही फॉर्मूला है 2 गुणा एलबी, एलबी का मतलब 24 गुणा 24 प्लस 24 गुणा 12 प्लस 24 गुणा 12। इस बात में कोई दो राय नहीं है सर। आप इनमें चाहें तो बेटा 24 गुणा 12 कॉमन ले लीजिए, मैंने 24 गुणा 12 कॉमन ले लिया, इसको कॉमन निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया। जब इसको बाहर निकालोगे यहां क्या बचेगा? 2, यहां 1 और यहां 1, पहले बच्चों ये 4 बच गया, यानी 24 का स्क्वायर गुणा में 4, तो 576 का 4 गुणा करोगे उत्तर बी बनेगा। यूनिट डिजिट की भी आप हेल्प ले सकते हो, यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते हो। ये क्यूबोर्ड से मतलब अपन पृष्ठीय कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या है उसकी बात कर रहे हैं, उन पे दिमाग लगा रहे हैं बेटा। ये बताओ जी, 18 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु के एक घन को पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं जो विमाओं में असमान है, विमा मतलब साइड। 2 घनों की भुजाएं 6 और 15 हैं, बेटा तीसरे घन की भुजा निकाल लोगे ना। तुम्हें 18 सेंटीमीटर वाले घन का वॉल्यूम पता है? सर इसका वॉल्यूम आएगा 5832, 9 वाले का वॉल्यूम आएगा 729, 15 वाले का वॉल्यूम आएगा 3375 और तीसरे का वॉल्यूम क्या है आपको पता नहीं। आपको वॉल्यूम इक्वल रखना आना चाहिए। सर 5832 में से हमें करना पड़ेगा माइनस कितना? 9 5 14 का 1 आंसिल, 3 7 10 का मतलब 1 आंसिल, 8 3 11 का मतलब 1, 4100 घटाओगे तो 1728 आ रहा है क्या? सर ए का मान आ गया 17, सॉरी माफ कीजिए 12। और जब तुम्हें भुजा पता लग गई फिर 6a स्क्वायर करने में किसी बात की चिंता नहीं है, 6a स्क्वायर करने में तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं है, आप अपने सवाल का उत्तर दे पाओगे बेटा। ये बता दो भाई साहब, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार का एक बंद बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, मतलब कार्डबोर्ड मतलब आपको कितना गत्ता चाहिए उसके लिए, तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए बेटा। ये बताओ आकृति कैसी है? 20 बाई 10 बाई 8, तो इसमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड घनाभ, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 2 गुणा एलबी 280 160 खत्म, 2 गुणा ये हो गया 280 440, उत्तर आ गया 880। 30 नंबर तक के क्वेश्चन बेटा हो गए हैं जिनमें हमने क्यूब का सारा बेसिक कंसेप्ट कर लिया, थोड़े थोड़े सवाल क्यूबॉइड के आने स्टार्ट हो चुके हैं। और क्यूबॉइड की और क्यूब की ये बेसिक लेवल की बातें आपको समझ में आई क्या? क्या इन जानकारियों पे पढ़ना है, क्या इन पे काम करना है बेटा? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 50% समझ में आ जाए तो बाकी तो बेटा क्लास रिपीट करने से हो जाएगा। जितना हमने इसके बारे में पढ़ा है इस जानकारी को ना आप एक बार रिवाइज करके आइएगा। 3D आकृतियां हैं, थोड़ा दिमाग में इनके बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन धीमे धीमे जब काम करेंगे तो आगे सारी बातों को ट्राई कर पाएंगे। तो इसकी बेटा पीडीएफ में आपको दे रहा हूं, जो सवाल बहुत इजी है ना उनको आप ट्राई कर लेना, और जो इनके बाद थोड़े आपको अच्छे लगे, आपको लगे
कि सर इन्हें करने में कष्ट हो रहा है, हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन कल की क्लास में कर लेंगे, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। इस शीट में टोटल 81 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 30 मैंने अब तक तुम्हें करवा दिए हैं, बाकी 50 मैं तुम्हें कल पूरे करवाने की कोशिश करूंगा। 50 सवाल कल तुम्हें क्यूबॉइड तक के पूरे करवा देंगे। कल तुम्हारा क्यूब और क्यूबॉइड दोनों फेज पूरे हो जाएंगे। 5 मिनट में पीडीएफ मिलेगी। 30 तक के सवाल तो करने ही करने हैं, आगे के सवाल भी थोड़ा प्रयास कर लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन कल कर लेंगे बेटा। धन्यवाद। 7 बजे मिलते हैं ट्रेन की क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।